इन लागतों के बावजूद भारतीयों के लिए बहुत कम कुशल रोजगार सृजित किए गए। 1920 तक विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने निर्माण के 60 वर्षों के इतिहास के साथ भारतीय रेल में बेहतर पदों पर केवल 10% भारतीय काबिज थे। प्रौद्योगिकी की बाढ़ भी भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को बदल रही थी। 19वीं सदी के आखिरी दशक में कच्चे माल की बड़ी मात्रा न केवल कपास बल्कि कुछ खाद्यान्न को सुदूर बाजारों में निर्यात किया गया। नतीजतन कई छोटे किसानों ने, जो उन बाजारों के उतार चढ़ाव पर निर्भर थे, सूदखोरों के हाथों अपनी भूमि, पशुधन और उपकरणों को गंवा दिया। अधिक प्रभावशाली ढंग से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में अकाल पड़े जो बड़े पैमाने पर गंभीर थे। हालांकि अकाल इस उपमहाद्वीप के लिए नए नहीं थे, लेकिन ये गंभीर थे, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए और कई ब्रिटिश और भारतीय आलोचकों ने इसके लिए भीमकाय औपनिवेशिक प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। ब्रिटिश भारत मतलब 1857 से 1947 तक का क्राउन RULLING द्वारा संचालित भारत पर का अंग्रेज गवर्नरों का शासन। 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का RULLING शासन था। ब्रिटिश भारत कैसा था? PhD के थीसिस का विषय आप कोरा पर नहीं पूछ सकते। बस एक जानकारी यहाँ बताती हूँ जिसे आज की पीढ़ी का शायद ही कोई जानता होगा। पूर्ण विराम। ब्रिटिश भारत के समय काम के तहत ब्रिटिश कचेरी में आए किसी भी भारतीय को राह देखते समय कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी, सिवाय के उनके पास प्रशासन द्वारा इस्सू या प्रमाण पत्र हो। ऐसे हैश कुर्सी नसीम कहे जाते प्रमाण पत्र जिसके पास हो उस भारतीय ही वेटिंग के समय कुर्सी पर बैठने की सहूलत और इजाजत मिलती थी। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रोक जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। जब कोई देश दूसरे देश पर राज करता है तो वह फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही पहुंचाता है, लेकिन जब कोई इतने दिनों तक राज करे तो अपने सुविधा के लिए ही सही कुछ न कुछ जरूर करता है। ऐसे में कुछ 7 फायदे जो हुए वह बता रहा हूँ। 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावना तलाश करने का कार्य शुरू किया था। डलहौजी ने बम्बई, कोलकाता, मद्रास को रेल संपर्क से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस पर तत्काल अमल नहीं हो सका। इस उद्देश्य के लिए साल 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी कानून पारित हुआ और भारत में रेलवे की स्थापना का मार्ग साफ हुआ। इसके बाद भारत में सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को भाप इंजन से ट्रेन चली थी। इस ट्रेन में 14 कोच लगे थे, जिसे लोकोमोटिव सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के इंजन खींच रहे थे। देश की आजादी तक अंग्रेजों ने हमारे देश में 53,596 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पब्लिक के लिए 1744 में पहली पोस्टल सर्विस शुरू की थी। इसे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। बंगाल, मद्रास और मुंबई, उस वक्त बम्बई में पोस्ट ऑफिस खोला गया था। यहाँ जनरल पोस्ट मास्टर की नियुक्ति की गई थी। इस सर्विस में सुधार के लिए 1837 में फर्स्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट बना। इसमें पोस्ट मास्टर की यूनिफॉर्म तय की गई। पोस्ट ऑफिस को एक खास पहचान नंबर दिया गया। पहले इस सेवा का उपयोग सिर्फ ब्रिटिश कंपनी करती थी। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1850 से हुई थी। इसका पूरा श्रेय अंग्रेजों को जाता है। 1853 से 1854 में भारत में रेल और तार की प्रणाली भी शुरू हो चुकी थी। रेल बनाने का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात करना था। शुरुआत में भारतीय पूंजी से कुछ सूती मिलें और कोयले की खदानें स्थापित की गयीं। धीरे धीरे ये उद्योग बहुत उन्नत हो गए। कुछ समय के बाद कागज बनाने और चमड़े के कारखाने भी स्थापित हो गए। 1908 में भारत में प्रथम बार लोहे और इस्पात का कारखाना भी शुरू हुआ। 1922 और 1939 के बीच सूती कपड़ों का निर्माण 2 गुना और कागज का उत्पादन 2.5 गुना हो गया। 1932 में शक्कर के कारखानों की स्थापना भी हुई।